चलें जी। लास्ट लेक्चर से मेरे ख्याल से आप में से किसी का कोई सवाल नहीं होगा ना। आगे चलते हैं और आगे अब हम कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं। कुछ और मज़ीद टॉपिक्स जो हैं हम उनको देखते हैं क्या हैं और क्या नहीं है। हम उनको ज़रा यहाँ पे अब देखते हैं। अच्छा जी, हम जाहिर सी बात है हमने भी जितनी बात की है हमें पर्सन लग गया पता क्या होता है क्या नहीं होता। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बेसिकली पढ़ रहे हैं अपनी इनकम टैक्स को। इसको पढ़ रहे हैं हम इनकम टैक्स को। इनकम की अगर बात की जाए जियोग्राफिकली ना, मतलब लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से हम अपने इनकम को दो सोर्सेज में डिवाइड कर देंगे। एक है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम, और दूसरी है हमारे पास, वो कहलाती है फॉरेन सोर्स इनकम। लोकेशन के लिहाज से हमारे पास जो है वो दो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। एक है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और दूसरी है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि ये वो इनकम है, ये वो आमदनी है जो आपने कमाई कहाँ से है, जो आपने कमाई ही पाकिस्तान से है। जो आपने कहाँ से कमाई है? पाकिस्तान से। मतलब आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे तो सैलरी पाकिस्तान से कमाई है। आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है तो रेंट पाकिस्तान से कमाया है। आपने एसेट्स पाकिस्तान में बेचे हैं, कैपिटल गेन पाकिस्तान का है। आपने कारोबार जो है, बिजनेस जो है वो आपका पाकिस्तान में है। या आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए पैसे कमा रहे हैं, ये आपकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कहलाएंगी। रिमेंबर, जो पाकिस्तान से आप इनकम कमाएंगे, इसका रूल है कि इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। क्या रूल है पाकिस्तान का? पाकिस्तान से कमाई हुई इनकम का रूल है कि पाकिस्तान से जो पैसे कमाएंगे वो टैक्सेबल हैं। मतलब आपने उस इनकम के ऊपर, हमारी हुकूमत जो है उसे क्या करना है? टैक्स पे करना ही करना है। पाकिस्तान से पैसे कमाए जाएंगे वो हमेशा क्या होंगे? आपके टैक्सेबल कंसिडर होंगे। सवाल किसके बारे में है? सवाल है आपका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। सवाल किसके बारे में है? फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। मतलब क्या है कि ये पैसा तो कमाया, मतलब सैलरी तो कमाई है, लेकिन सैलरी कहाँ से कमाई है? बाहर से। प्रॉपर्टी आपके कहाँ पे है? बाहर है। आपका बिजनेस कहाँ है? बाहर है। तो जो बाहर से पैसे कमा रहे हैं और आप कमा के इनको पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, तो सवाल ये है कि इसके ऊपर हमने किस तरह से टैक्स को पे करना है या नहीं करना। तो सवाल ये है कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो आप बाहर से कमाएंगे, क्या वो इनकम टैक्सेबल है? द आंसर इज यस। लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रूल। इस रूल के मुताबिक हुई तो टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं। वो रूल क्या है कि अगर कोई भी पर्सन पाकिस्तान का रेजिडेंट है, कोई भी पर्सन पाकिस्तान का रेजिडेंट है, तो रिमेंबर, उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है? टैक्सेबल है। उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में पाकिस्तान में। और अगर कोई बंदा पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो
नहीं लगेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल हमने याद रखना है। इसका मतलब अगर एक बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो पाकिस्तान से बाहर से पैसे कमाएगा वो भी टैक्सेबल है। उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो पाकिस्तान से पैसे कमाएगा वो भी क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, तो रिमेंबर उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। जो उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है, आपकी टैक्सेबल है। ये असूल है, ये असूल है जिसके तहत हम अपनी क्या करते हैं, हम अपनी इनकम को लेकर चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने वर्ड देखा होगा, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है रेजिडेंट का, नेशनैलिटी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, आईडी कार्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, वर्ड इस्तेमाल हुआ है रेजिडेंट का। रेजिडेंट से क्या मुराद है इसको देखेंगे। अगर आप उर्दू तर्जमा करें तो उर्दू तर्जमा में तो हम इसको कहेंगे रिहायशी। तो सर हम बात कर रहे हैं पर्सन की, तो पर्सन रेजिडेंट कब होगा, इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने यहाँ पर अब डीपली डिटेल में क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। इज दैट क्लियर कि पर्सन रेजिडेंट कब होगा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो करना है। जी जनाब, क्लियर है। अब हम बात करेंगे ये रेजिडेंट क्या चीज़ है, इसको देखेंगे कैसे होगा, इसको देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे किसकी, कि रेजिडेंट पर्सन कैसा होता है। कब हम कहेंगे एक पर्सन जो है वो रेजिडेंट है। लेकिन पर्सन की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल आएगा, इसमें एओपी आएगी, इसमें कंपनी आएगी, इसमें गवर्नमेंट आएगी। तो हमारे पर्सन भी क्या हैं, बेसिकली डिफरेंट हैं। जब हमारे पर्सन भी डिफरेंट हैं तो जाहिर सी बात है हर एक पर्सन का जो रेजिडेंशियल क्राइटेरिया होगा, हर एक पर्सन का जो रेजिडेंशियल क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब हमने देखना है कि हर एक पर्सन को एक वो कब रेजिडेंट होता है कब रेजिडेंट नहीं होता, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले बात करता हूँ गवर्नमेंट की, ये आपने याद रखनी है। और गवर्नमेंट पे हम यहाँ पे लेंगे हमारी गवर्नमेंट्स, मतलब जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो ले लेंगे, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ले लेंगे, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो ले लेंगे। भाई सरकार कहाँ की है, जाहिर सी बात है जो सरकार है वो पाकिस्तान की है। तो चूंकि सरकार पाकिस्तान की है तो रिमेंबर गवर्नमेंट जो है वो हमारी ऑलवेज क्या होती है, वो रेजिडेंट होती है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑलवेज रेजिडेंट है, गवर्नमेंट ऑलवेज रेजिडेंट है, इसलिए याद रखिएगा
जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो क्या है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रूल एनी रेगुलेशन ये क्या होंगे आपके रेजिडेंट होंगे। ये आपने याद रखना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, हमेशा रेजिडेंट ट्रीट हो रहे होंगे। क्लियर है ये? अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि कंपनी कब रेजिडेंट कंसिडर होगी, उसको हम देखते हैं। कंपनी कंपनी के लिए असूल है, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर एक कंपनी वो इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान में, मतलब एक कंपनी रजिस्टर्ड ही पाकिस्तान में हुई है, तो ये हमेशा रेजिडेंट है। दैट इज ऑलवेज रेजिडेंट। अब सवाल पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है एक कंपनी पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है। बस आपने ये पढ़ना है कि अगर वो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है तो उसको आप क्या समझेंगे, आप उसको हमेशा रेजिडेंट ही कंसिडर करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अदर देन दीज हैं, जो क्या हैं, अदर देन दीज हैं। मतलब वो कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुई। जैसे अगर गूगल की बात करें, तो क्या गूगल पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है? नहीं। अगर आप बात करें अमेजोन की, क्या पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है? नहीं। इन कंपनियों की बात कर रहे हैं कि जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, इनके लिए हम देखेंगे रूल कि ये कंपनीज कब रेजिडेंट होंगी। रिमेंबर, जब इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स वगैरह हो गए और जो मैनेजमेंट के सारे लोग हैं, अगर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली मुकम्मल तौर के ऊपर, मतलब सारा कंट्रोल और सारा मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, अगर मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में स्टे करते हैं किसी भी टैक्स ईयर में, मतलब टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2025 को, ख़त्म होना है 30 जून 2026 को, इस एक टैक्स ईयर में अगर इस कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में स्टे कर गया, तो हम इस टैक्स ईयर 26 के लिए कह देंगे कि ये कंपनी जो है वो हमारी क्या है, रेजिडेंट है। क्या कह देंगे, ये कंपनी जो है वो हमारी क्या है, रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? ये है आपके लिए कंपनी का। फिर हम बात करेंगे एओपी की। एओपी का प्रेसिडेंट होगी, तो रिमेंबर, एओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब पार्टनर्स और मैनेजमेंट जो भी है, पार्टली मतलब एक आधा पार्टनर या होली पूरी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर एक टैक्स ईयर के लिए भी पाकिस्तान में सिचुएट कर देंगे, तो उस एओपी को हम उस साल के लिए क्या मानेंगे, रेजिडेंट मान रहे होंगे। मतलब अगर कोई एओपी है, उसकी एक आधी मीटिंग पाकिस्तान हो गई जहाँ पे उसका एक आधा पार्टनर और थोड़ी बहुत मैनेजमेंट के अफराद पाकिस्तान में मौजूद थे, तो हम ऐसी एओपी को क्या मानेंगे, हम ऐसी एओपी को रेजिडेंट एओपी जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। स्टार्ट क्लियर? ये एओपी भी पढ़ लें,
कंपनी भी पढ़ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ और आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा। जल्दी से करें शाबाश। हाँ भी क्लियर है ये। नहीं, अगर तीन पार्टनर्स हैं और तीनों दूसरे कंट्रीज में हैं, फिर हम दूसरे कंट्री का देख ही नहीं रहे। हमारे लिए पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या था, दूसरे कंट्री में क्या है क्या नहीं, हमारा रेलेवेंट नहीं है। अगर एक आधा पार्टनर और मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो वो एओपी जो है उस साल के लिए रेजिडेंट है। सिंपल। तीन पार्टनर हैं, दो पार्टनर यूके बैठे हैं, एक पार्टनर पाकिस्तान में है, और मैनेजमेंट का एक आधा बंदा पाकिस्तान में है, मीटिंग हुई है तो ये रेजिडेंट है। अपने आगे अब हम बात करते हैं कॉपी इंडिविजुअल की। मतलब बात कर रहे हैं ही और शी की, आपकी और मेरी बात हो रही है कि इंडिविजुअल जो है वो कब रेजिडेंट होता है। एक इंडिविजुअल जो है वो कब रेजिडेंट कंसीडर होगा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है कि कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा उसको देखेंगे। ये सारी कैलकुलेशन हम देख रहे हैं टैक्स ईयर के लिए। अब टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2025, खत्म हुआ 30 जून 2026। ये सारे नॉर्मल टैक्स ईयर है। हम इस सारा कुछ किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर इसके लिए जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। और हम हर साल देखेंगे, माइट भी एक बंदा इस साल रेजिडेंट है, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाए वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। ये पॉसिबल है, होता भी है। तो सिमिलरली कंपनी हो गई, एओपी हो गई, इंडिविजुअल हो गया, इनके लिए हम हर साल के लिए देखेंगे कि रेजिडेंट हैं कि नहीं। एवरी ईयर, एवरी ईयर हमें क्या करना पड़ेगा
कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रेजिडेंट है या नहीं है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स में सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास सरकारी मुलाजमी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कोई रूल नहीं है, रिमेंबर, ये हमेशा रेजिडेंट है। बेशक सरकारी मुलाजिम है, हुकूमत में नौकरी कर रहा है, उसकी पोस्टिंग कनाडा में हो गई है, 5 साल के लिए कनाडा रहेगा, पाकिस्तान में एक दफ़ा भी नहीं आएगा, स्टिल चूंकि वो सरकारी मुलाजिम है तो वो क्या कंसिडर होगा, वो रेजिडेंट कंसिडर हो रहा होगा। वो क्या कंसिडर होगा, वो रेजिडेंट कंसिडर होगा। तो जहां पे भी आपने वर्ड पढ़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, तो रिमेंबर ये आपने क्या रखने हैं, हमेशा रेजिडेंट रखने हैं। क्लियर है ये? अब हम देखते हैं अदर। इसके लिए है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसका स्टे इन अ टैक्स ईयर, जो एक टैक्स ईयर है, मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टैक्स ईयर, जिसका स्टे फिजिकल फिजिकल मौजूदगी की बात कर रहे हैं, जिसका स्टे जो है 183 डेज या उससे ज्यादा है। मतलब एक टैक्स ईयर जो जुलाई में शुरू हुआ, जून में खत्म होना है, इस एक टैक्स ईयर में इसका स्टे 183 दिन और उससे ज्यादा है। ये पता है 183 डेज क्यों है? आपको पता है आपके 365 डेज होते हैं इन अ ईयर, टू पर डिवाइड करें तो ये 182.5 आएंगे। तो टू भी एग्जैक्टली जो है ये क्या कहते हैं कि 182 डेज तक जो बंदा रह गया तो वो हाफ साल से कम है। जो 182 से ऊपर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो हाफ साल से ऊपर होगा। टेक्निकली वो बंदा जो पाकिस्तान में एक साल में आधे साल से ज्यादा एक दिन भी है, उसको हम क्या कह देंगे, रेजिडेंट कह देंगे फॉर दैट टैक्स ईयर। क्या कह देंगे, रेजिडेंट कह देंगे फॉर दैट टैक्स ईयर। अब ये लाजमी नहीं है कंजेक्टिव स्टे हो, ऑन एंड ऑफ हो सकता है कि आप एक महीने आए चले गए, कभी लाहौर बैठे, कभी इस्लामाबाद बैठे थे, कभी कराची बैठे, कभी नॉर्थ इंडिया चले गए, कभी टूर करते रहे। इस तरह का सारा कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स ईयर हमारा 2026 है। टैक्स ईयर हमारा 2026 है। इस टैक्स ईयर 2026 में कोई मिस्टर ए जो हैं वो पाकिस्तान आए 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 25 को आए, और 31 दिसंबर को वो क्या चले गए, वो वापस जो है वो यूके चला गया। क्या किया, वो वापस यूके चला गया। फिर वो 10 जनवरी को पाकिस्तान आया, और वो 15 जून तक जो है वो पाकिस्तान रहा। हमने बताना है क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है, क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले देखना है हमें टैक्स ईयर क्या है। टैक्स ईयर ये है 2026, इसका मतलब शुरू हुआ 2025 जुलाई से, खत्म होगा जाके 30 जून 2026। इसने हमें यहाँ पर गिवन कर दिया। अबे बंदा 5 दिसंबर को आया था, तो हम देखेंगे दिसंबर में इससे कितने दिन काउंट हुए। तो 5 दिसंबर को है, वो डेज काउंट होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये बनते हैं 27 डेज। तो दिसंबर में ये 27 डेज रहा पाकिस्तान में, फिर चला गया। फिर ये आया जनवरी में, 10 तारीख को आया, तो 21 दिन जनवरी के पाकिस्तान में इसने निकाले। फेब के इसने 28 दिन निकाले। मार्च के इसने 30 दिन निकाले। अप्रैल के इसने 31 दिन निकाले। मई के इसने 31 दिन पाकिस्तान रहा, और जून 15 को गया है, तो जून के भी ये 15 दिन रहा। अब ईयर एंड हो गया, ये इसका डे बनता है जो इसने यहाँ पे स्टे किया है। अब जरा काउंट करके बताएं क्या ये 183 डेज से ज्यादा है या नहीं, आप आज बताएं। क्या ये 183 डेज ज्यादा है कि नहीं? पूरे 183 बनते हैं, पूरे 183 डेज बन रहे हैं।
तो इसका मतलब इसका स्टे जो है इस ईयर में 183 डेज हो गया है। तो हम कह देंगे कि ये भाई साहब जो हैं वो कौन हैं, वो रेजिडेंट हैं इस टैक्स ईयर के लिए। कौन है? रेजिडेंट हैं इस टैक्स ईयर के लिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। चलो बाइस कर लो। तो ये क्या है? रेजिडेंट जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। ले भाई, ये ले, ये ले, ये ले। 30 का अप्रैल, 31 का मार्च, कौन है? बात तो वही रहा। समझ लगी? और थर्ड ये है, ये किसी भी लोग बंदे के लिए है। ये किसी बंदे, फॉर एग्जाम्पल आप पकड़े मिस्टर इलॉन मस्क को, उसको पाकिस्तान ले आए, पाकिस्तान में लाके उसको बिठाएं वीगो के ऊपर, घुमाते रहें, और एक टैक्स ईयर में उसका स्टे जो है वो 183 डेज से ज़्यादा कर देंगे, तो मिस्टर इलॉन मस्क भी क्या कंसिडर होंगे? उस साल के लिए पाकिस्तान के रेजिडेंट कंसिडर होंगे। और अगर रेजिडेंट हैं तो आप उनके ऊपर क्या लेंगे? टैक्स जो है वो ले रहे होंगे उसकी सिर्फ उस साल की फॉरेन इनकम के लिए। तो ये बात थी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। ये है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। ये क्लियर है? अब देखते हैं। रिमेंबर, पाकिस्तानी नेशनल। अब किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी नेशनल की। मतलब वो अफराद जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, इनके पास क्या है? पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। अगर ये कोई ऐसा बंदा जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, अगर इसका स्टे इन अदर कंट्रीज 183 डेज से ज़्यादा नहीं है, मतलब एक वो बंदा जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, अगर वो बंदा दुनिया के किसी भी कंट्री का अगर वो रेजिडेंट नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बंदा जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, मतलब जो पाकिस्तानी नेशनल है, जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, अगर वो दुनिया में किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो वो कौन है? पाकिस्तानी है। अब ये उसका कसूर नहीं है। वो क्या होगा? वो हमारा रेजिडेंट होगा। वो क्या होगा? वो हमारा रेजिडेंट कंसिडर होगा। मतलब पाकिस्तानी है तो ये मुबारक हो, आप पाकिस्तानी हैं। अब दुनिया में अगर किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है तो आप किसके होंगे? आप पाकिस्तान रेजिडेंट कंसिडर होंगे। ये बड़ा अच्छा प्रोविजन है। वरना ये जो सेठ लोग हैं ना, ये बहुत खोचल लोग होते हैं, करप्ट है। ये क्या करते हैं? अपने बच्चों को उनके नाम पे एसेट्स करते हैं और अपने बच्चों को ना कभी भी किसी भी कंट्री का रेजिडेंट होने देते ही नहीं है। बच्चों को छोड़े खुद भी ये करते हैं। क्या करेंगे? 3 महीने जो है, सेठ है, अल्लाह ने उसका नसीब खुल ओपन कर दिया है, रिस्क उसको ओपन, 3 माह रह लेगा सऊदीया, 1-2 माह कहाँ रहेगा, 1-2 माह वो यूके बैठ जाएगा, 1-2 माह थाईलैंड रह लेगा, 3-4 माह रह लेगा पाकिस्तान में, तो वो ये काम करता रहेगा। तो इस तरह का बंदा जो है वो तो कभी भी किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। इस तरह का बंदा जो है वो कभी भी किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। तो जो कभी भी किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है लेकिन उस सेठ के पास क्योंकि शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? हम उसको पाकिस्तान का रेजिडेंट जो है वो कंसीडर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये जरा है, इसको जरा यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी से रीड कर लें, फिर हम आगे चले। अब
जी जनाब, ये क्लियर है। अब ये जो हमने डेज काउंट करने हैं ना, डेज काउंट करने हैं, इसमें हमने देखना होता है कि ये जो 183 डेज काउंट करने हैं, ये करने कैसे हैं। क्या ये कंजेक्टिव होने चाहिए? नहीं, इट मे बी कंजेक्टिव, इट मे नॉट बी। कौन कौन से डे शामिल होंगे? रिमेंबर, जो आपका डे ऑफ अराइवल है, जिस दिन आप पाकिस्तान में आएंगे, जब आपकी एंट्री स्टैंप लगेगी, वो भी काउंट होगा। जो आपका डे ऑफ डिपार्चर है, जिस दिन आप पाकिस्तान से जाएंगे, वो भी डे काउंट होगा। जो आपका पार्ट ऑफ डे है, भाई इतने यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, दुबई रहते हैं, कराची में उनकी फैक्ट्री है, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ते हैं, कराची में लैंड करते हैं, अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं, लेट नाइट मतलब रात 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे फ्लाइट पकड़ते हैं, वापस दुबई चले जाते हैं, सुबह आते हैं, शाम में चले जाते हैं। 1.5 घंटे की फ्लाइट है, लिटरली 1.5 घंटे की फ्लाइट है। भाई ये जो है ना, जो एक दिन के लिए या दिन के एक हिस्से के लिए भी आया है, वो भी क्या कंसिडर होगा? वो भी हमारा रेजिडेंट जो है कंसिडर होगा। उसके अलावा कोई बंदा हॉलीडेज मनाने के लिए आया है, या वो किसी मिस एडवेंचर की वजह से, किसी लॉकडाउन की वजह से, किसी सिक बीमारी की वजह से वो अगर पाकिस्तान में फंस जाता है, तो ये भी क्या होगा? ये भी जो है वो काउंट हो रहा होगा। उसमें सिर्फ कौन सा दिन नहीं आएगा? रिमेंबर, डे इन ट्रांजिट। जो डे इन ट्रांजिट होगा ना, वो कभी नहीं आएगा। इसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। डे इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि आप सिर्फ यहाँ पे चंद घंटों के लिए रुके हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपने फ्लाइट ली श्रीलंका से और जाना था आपने यूके। कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उस कनेक्टिंग फ्लाइट को लाहौर में लैंड करना पड़ा, और लाहौर में कोई 12 घंटे का आपको ले ओवर मिला और आपको अलाउ किया कि आप लाहौर घूम फिर सकते हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पे लाहौर में 12 घंटे के लिए उतरे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस फ्लाइट की वजह से। तो ये ट्रांजिट फ्लाइट थी। ये जो आपका इन ट्रांजिट स्टे होगा, इसको हम कभी भी काउंट नहीं कर रहे होंगे। सो दैट इज अबाउट द रूल, जो हमें किसके बारे में बताता है? डेज काउंट के बारे में बता रहा होता है। इज दैट क्लियर? इसके साथ हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। कल हमारा बिल्कुल छोटा टॉपिक है वो, और इसके पास पेपर्स जो है फिर हम कल करेंगे। बिकॉज अगर अभी मैंने ये इसको आगे डिस्कस कर लिया, तो कल पास पेपर की क्लास सिर्फ जो है वो 10-15 मिनट की होगी। तो इसलिए बेहतर है कल हम इसको फिर वो एक थोड़ा टॉपिक और इसके पास पेपर्स जो है उनको कल हम डिस्कस करके वाइंड अप कर लें। ठीक है जी। और मंडे को चैप्टर का फिर आप मुझे टेस्ट देंगे।